नमस्कार साथियों, आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के चैनल पे, दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज एंड सेंचुरीज। बेटा, मैं एज एंड सेंचुरीज में ऑलरेडी आपको एंग्लो सेक्सन पीरियड पढ़ा चुकी हूँ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम बढ़ रहे हैं चौसेरियन एज पे, दैट इज द एज ऑफ चौसर फ्रॉम 1340 टू 1400। सो दिस पीरियड बिगिंस अराउंड 1340। ये स्टार्ट होता है 1340 के अराउंड, क्योंकि माना जाता है कि 1340 से 1345 के बीच में चौसर का जन्म हुआ है। ठीक है, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1340 with the birth of Chaucer after Anglo-Norman period and ends in 1400. So this period starts आफ्टर द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमें सबको पता है कि कहाँ तक रहता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1340 तक रहता है और 1066 से 1340 तक एंग्लो नॉर्मन पीरियड रहता है। और जैसे ही ये पीरियड खत्म होता है 1340 पे, वहीं से शुरू हो जाती है हमारी एज ऑफ चौसर। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल इंग्लिश पीरियड। अब इस एज को मिडल इंग्लिश पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा इंग्लिश पीरियड है वो डिवाइडेड है समहाउ 450 टू 1066 तक ओल्ड इंग्लिश कही जाती है, 1066 टू 1066 टू 1500 मिडल इंग्लिश कही जाती है, एंड 1500 till today is called modern English. So अब जो चौसर की एज है 1340, वो इस पीरियड के बीच में फॉल करती है, यानी कि मिडल इंग्लिश के बीच में फॉल करती है। तो इसलिए इस एज को कहा जाता है मिडल इंग्लिश एज। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इस एज का, वो जान लेते हैं। इस पीरियड के दौरान 3 मेजर इवेंट्स हमारे सामने उभर के आते हैं। 3 मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहला 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर होता है 1337 या 1338 के अराउंड और चलता है 1453 तक। तो 1337 में जब ये पीरियड स्टार्ट होता है 100 ईयर का वॉर, तो जो चौसर है उसका जन्म तब तक नहीं हुआ होता। तो सो इट स्टार्ट्स, द वॉर स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ चौसर। ये चौसर के बर्थ से पहले 37 में स्टार्ट हो जाता है, एंड देन इन 1340 चौसर का जन्म होता है। सो दिस 100 ईयर वॉर जो है ये चौसर के जन्म के बाद, जन्म से पहले ही शुरुआत हो जाती है इस वॉर की। देन another important event during this time period is black death. black death जो है इस टाइम पीरियड पे होती है चौसर के टाइम पीरियड में। एंड ब्लैक डेथ जो होती है बेटा, वो ब्यूबोनिक प्लेग के कारण होती है। इट इज जस्ट ड्यू टू ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग की जो बीमारी फैलती है उसके कारण 1/3 पॉपुलेशन मर जाती है। सो वास्ट पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस ब्लैक डेथ। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है पीजेंट्स रिवॉल्ट। ये तीनों इवेंट्स बेटा पूछे जा सकते हैं कि चौसर की एज के दौरान कौन कौन से इवेंट्स मेजर हुए थे। सो 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ, एंड थर्ड है पीजेंट्स रिवॉल्ट। अब जो ये पीजेंट्स रिवॉल्ट है ये क्यों हुआ था? पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द हार्श टैक्सेशन सिस्टम। हार्श टैक्सेशन सिस्टम था और इस हार्श टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट पीजेंट्स ने वॉर किया था, बिकॉज पीजेंट्स इतना हार्श टैक्सेशन नहीं दे पा रहे थे, एंड दे वर वेरी मच इन सप्रेशन। वो बहुत सप्रेशन में आ गए थे एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड पीजेंट्स रिवॉल्ट। ठीक है, नाउ रेन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेन्स, जब हम शासन के बारे में बात करते हैं कि उस समय किन राजाओं का शासन था, तो बेटा व्हेन द चौसर, जब चौसर का जन्म हुआ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चौसर,
तब राज चल रहा था किसका, एडवर्ड थर्ड का। बट सिंस ही ग्रोज, जब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करता है, उस टाइम पीरियड पर व्हेन ही ग्रू अप, उतने टाइम पीरियड राज चला रिचर्ड सेकंड का। बट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ चौसर, जब उनकी डेथ हुई, तब किसका टाइम पीरियड चल रहा था, किंग फोर्थ का, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। सो ही एक्सपीरियंस्ड द reign of, he lived through the reign of three kings, he lived through the reign of three kings। और पूछा जा सकता है चौसर की एज में कौन से ऐसे थ्री किंग्स थे जो जिनका राज रहा। So this is all about this। Then we talk about the religious and social conditions। अब अगर हम religious और social conditions की बात करें at the time of Chaucerian age, then there was the corruption in the churches। corruption कैसे थी, जो popes थे वो popes क्या कर रहे थे, popes were taking the bribes, वो bribes ले रहे थे, and they were releasing the people who were culprits, जो culprits थे उनको release कर रहे थे, they were taking the bribes, there was corruption in the church। सो वाइक्लिफ सेकंड था, सेकंड रिलीजियस क्या मूवमेंट चल रही थी, वाइक्लिफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। जो वाइक्लिफ थे उसके रिलीजियस रिफॉर्म्स चल रहे थे। कैसे, क्योंकि वाइक्लिफ जो था ही वाज मेकिंग द रिफॉर्मेशन, वो रिफॉर्मेशन कर रहे थे अगेंस्ट द कैथोलिक चर्चेस। उनका रिफॉर्मेशन था अगेंस्ट द कैथोलिक चर्चेस के खिलाफ, वो रिफॉर्म कर रहे थे वाइक्लिफ। एंड ही वाज फेमस फॉर कन्वर्टिंग द बाइबल, वाइक्लिफ ही थे जो बाइबल को कन्वर्ट कर रहे थे लैटिन से टू द इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश, सो दैट एवरीवन शुड रीड व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। सो हर एक को पता चलना चाहिए कि बाइबल में लिखा क्या है। सो ही वाज डूइंग दिस काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन फॉर अगेंस्ट द कैथोलिक churches। Then third point, decay of feudalism। फ्यूडलिज्म यानी जमींदारी सिस्टम जो था उसका डिके हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि जो पुअर क्लासेस थी उन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था इस जमींदारी सिस्टम का। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम, ये जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था वो चौसेरियन एज में धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। नाउ दिस इज लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is rise of middle class। how do we evidence that there is a rise of middle class during this period? इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस है that चौसर की जो वर्क है, चौसेरियन वर्क है जो चौसर का, that is कैंटरबरी टेल्स। चौसर का एक वर्क है कैंटरबरी टेल्स, और इस वर्क में कैंटरबरी टेल्स में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, that it shows the क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये हमें दिखाता है वाइड क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्रॉस सेक्शंस कैसे थे सोसाइटी के, क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की थ्रू द पिलग्रिम्स। किसके मीडियम से दिखाता है, थ्रू पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स के माध्यम से हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से कितनी वाइड क्रॉस सेक्शन हो रही थी सोसाइटी की, कि कितने डिफरेंट सेक्शंस थे सोसाइटी में। जैसे फॉर एग्जांपल मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, ये सारे जो मिडिल क्लास पीपल थे, दे ऑल वर ग्रोइंग, ये सब ग्रो कर रहे थे। राइज ऑफ मिडिल क्लास दिखता है हमें कहाँ दिखता है, चौसर के कैंटरबरी टेल्स में, जो कि थ्रू द पिलग्रिम्स के थ्रू, जो पिलग्रिम्स थे उनके थ्रू हमें दिखता है कि कैसे मर्चेंट्स, लॉयर्स वगैरह राइज कर रहे थे उस समय सोसाइटी में। नाउ वी टॉक अबाउट द लिटरेचर। अब हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर कैसा था चौसर के टाइम पीरियड के दौरान। सो की पॉइंट्स क्या थे, फ्रेंच एंड लैटिन डोमिनेटेड लिटरेचर। फ्रेंच और जो लैटिन भाषा थी उसने डोमिनेट कर रखा था लिटरेचर को, बट इंग्लिश वॉज गेनिंग द ग्राउंड। बट ऐसा नहीं था कि ठीक है फ्रेंच एंड लैटिन जो थे वो जरूर उस समय प्रचलित थी, दोनों भाषाएं बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, बिकॉज इनका जो एम्पायर है फ्रांस का
और लैटिन किसकी थी? रोमन का। इनका राज चला है उधर ग्राउंड पे, बट इंग्लिश जो थी वो भी धीरे धीरे चौसेरियन एज में, अब जब लैटिन से बाइबल कन्वर्ट हो गई इंग्लिश में और काफी सारे रिफॉर्म्स चलने लगे, तो इंग्लिश ने अपना ग्राउंड पकड़ लिया, क्योंकि वहां की मेन लैंग्वेज थी इंग्लिश। बट डिफरेंट लोगों के वहां रूल करने के कारण, जैसे रोमन एम्पायर रूल करा या फिर फ्रेंच के लोगों ने वहां के रूल किया, तो उस वजह से इंग्लिश जो है अपना ग्राउंड लूज कर गई। बट नाउ एट द पीरियड ऑफ चौसर, इंग्लिश वॉज अगेन गेनिंग द ग्राउंड। Influence was clearly visible at the time of Chaucer period. So चौसर के पीरियड के टाइम पे इटालियन इन्फ्लुएंस वर्क्स लिटरेचर पे नजर आ रहा था, क्योंकि जब चौसर इटली गए तो उन्होंने दांते के, बोकेसियो के और साथ ही साथ पेट्रार्क के बहुत से वर्क्स पढ़े, जिसके कारण उनकी चौसेरियन लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस दिखता है इटली का। ये वही पेट्रार्क है बेटा जो जिन्होंने इटली में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, सोनेट इन इटली। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड रियल लाइफ, ह्यूमर, पैथोस एंड सटायर। जो लिटरेचर थी वो रियल लाइफ को इंट्रोड्यूस करती थी, ह्यूमर को, पैथोस को एंड सटायर को। कैसे? जो लिटरेचर थी उसमें रियल लाइफ कैसे दिखती थी, जैसे इनका कैंटरबरी टेल्स है, तो उसमें भी काफी ज्यादा रियल लाइफ का इन्फ्लुएंस दिखता है। और जो पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था, पीजेंट्स का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसका भी इन्फ्लुएंस इनके काफी वर्क्स पे दिखता है। तो पीजेंट्स रिवॉल्ट उस टाइम रियल लाइफ में चल रहा था और इनके वर्क्स पे उस पीजेंट्स रिवॉल्ट का इन्फ्लुएंस भी दिखता है। ऐसे कई उस समय इंसिडेंट हो रहे थे जो कि रियल लाइफ से जुड़े थे, तो इसलिए इनके वर्क्स को कहा जाता है लिटरेचर रिफ्लेक्टेड रियल लाइफ इंसिडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ राइम रॉयल। अब डेवलपमेंट हुई, इंट्रोडक्शन हुई राइम रॉयल की उस समय चौसर की एज में। और ये राइम रॉयल नाम क्यों पड़ा बेटा? क्योंकि ये जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, किंग जेम्स फर्स्ट, इन्होंने फर्स्ट टाइम राइम रॉयल यानी 7 लाइन स्टेंजा को, इन्होंने फर्स्ट टाइम 7 लाइन स्टेंजा को यूज किया, किसमें? अपने पोएट्री में, अपने वर्क में। इसलिए ये फेमस हो गया क्योंकि ये एक रॉयल किंग थे, किंग जेम्स वन। सो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं किंग्स वगैरह, तो इसलिए इसका स्टेंजा का 7 लाइन स्टेंजा का नाम पड़ गया राइम रॉयल। चौसेरियन स्टेंजा भी पढ़ा। दिस स्टेंजा इज ऑल्सो नोन एज चौसेरियन स्टेंजा। और चौसर, पहले चौसर थे, यानी पहले ये चौसेरियन स्टेंजा कहा जाता था, बट जब किंग ने इसे यूज किया तो इसको राइम रॉयल कहलाया जाने लगा। और इनके टाइम पे हीरोइक कपलेट्स भी बहुत फेमस, यानी 2 लाइन्स के स्टेंजास थे, हीरोइक कपलेट। जो 2 लाइन्स के स्टेंजास थे उसमें क्या था? ये जो स्टेंजास थे बहुत ज्यादा हीरोइक पोएट्री में यूज होते थे, शिवेलरी में, यानी कि बहादुरी की पोएट्री में यूज होता था ये वाला स्टेंजा, इसलिए इसका नाम पड़ा हीरोइक कपलेट। थीम्स, यानी उस समय कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पे लोग लिख रहे थे, कौन से मुद्दे चल रहे थे? तो उस समय लोग लिख रहे थे एक तो रिलीजियस टॉपिक्स पे। क्यों रिलीजियस टॉपिक्स? क्या थे? एक तो करप्शन था चर्चिज में, सो रिलीजियस टॉपिक्स थे करप्शन इन द चर्चिज एंड द चैलेंजिंग ऑफ द कैथोलिक चर्चिज। चैलेंज किया जा रहा था उस समय कैथोलिक चर्चिज को, वाइटक्लिफ कर रहे थे रिफॉर्मेशन एंड ही वाज चैलेंजिंग अगेंस्ट द, चैलेंज कर रहे थे किसको? कैथोलिक चर्चिज को। और सोशल इश्यूज क्या थे बेटा? जैसे फ्यूडलिज्म को फिनिश करा जा रहा था, फ्यूडलिज्म वाज
बीइंग एबॉलिश्ड, उसको एबॉलिश किया जा रहा था फ्यूडलिज्म को। पीजेंट्स का जो रिवॉल्ट था वो भी एक काइंड ऑफ सोशल इशू था। पीजेंट्स जो है टैक्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे थे। शिवेलरी यानी बहादुरी, रोमांच, एडवेंचर, लव, कोर्टली रोमांस, एलिगरी। एलिगरी क्या होता है बेटा? जिसमें मेन जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्ति को छुपाकर दूसरे रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसको कोई नाम दिया जाता है उस फिगर को, जैसे कि एनिमल्स का नाम दिया जाए किसी को, कोई भी फिगर हो, जैसे लीडर है कोई, उसको लायन का नाम दे दिया जाए। सो मेन लीडर का नाम छुपा के कोई और नाम उसको दे दे एनिमल्स का या किसी का, तो दैट इज एलिगरी। एंड मोरालिटी, मोरालिटी भी शो होती है। या यॉनरास। अब यॉनरास क्या थे पोएट्री के? देवर नरेटिव पोएट्रीज, एलिगोरिकल पोएम्स, एलिगोरिकल पोएम्स थी। ड्रीम विजन्स यानी सपने में कोई कहानी चल रही है, ड्रीम विजन्स। लिरिक एंड बैलेड्स, फोक सॉन्ग्स, लोक नृत्य, इस टाइप के लोकगीत जो है उस समय बैलेड्स भी फेमस थे। प्रोस, रिलीजियस प्रोस, रिलीजियस एसेज लिखे जा रहे थे। जैसे जो बाइबल थी, वाइक्लिफ ने भी लैटिन से बाइबल को कन्वर्ट किया इंग्लिश में, और भी लोग बाइबल्स पे एसेज लिख रहे थे, अपनी तरीके से बाइबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड ड्रामास, मिस्ट्री प्लेस। ड्रामा में बेटा पूछा जा सकता है उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, विच 3 टाइप ऑफ ड्रामास जो थे उस समय चल रहे थे चौसर टाइम पीरियड में। तो हम इस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, मिस्ट्री, मिरिकल एंड मोरालिटी। MMM, 3 M's जो थे उस समय ड्रामा में। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, ड्रामा का क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। उस समय चौसर की एज में कौन सा ड्रामा फेमस थे? सो इट इज मिस्ट्री, मिरिकल एंड मोरालिटी, 3 प्लेस बहुत फेमस थे। की फिगर्स एंड देयर वर्क्स। अब उस समय की फिगर्स कौन थी? मेन इंपॉर्टेंट लोग उस समय चौसेरियन एज में कौन थे? पहले तो खुद जेफरी चौसर ही थे, जो कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उनको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बाय जॉन ड्राइडन। और ये कहा किसने है उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? जॉन ड्राइडन ने, बाय जॉन ड्राइडन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, उन्हें मॉर्निंग स्टार यानी अग्रदूत कहा जाता है, किसका? रिनेसा का। He is first humanist, satirist, pelagiarist and so called the father, godfather of the novel. So novels का इन्हें grandfather, godfather कहा जाता है for the novels. He belonged to the English Middle English period. मैंने आपको बताया था कि जो चौसर है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका टाइमलाइन जो है 1340 से 1400 का टाइमलाइन ये आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड के बीच में। एंड द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज 1066 टू 1500, इसी के बीच में आता है ये चौसेरियन पीरियड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड। और इसे क्या कहा जाता है? 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी। नाउ फेमस वर्क्स, इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से थे चौसर के? एक तो कैंटरबरी टेल्स इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। द बुक ऑफ डचीज, जो डचीज की रानी पे लिखा गया था। द हाउस ऑफ फेम, जो इनका ड्रीम विजन है। ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ एक और फेमस पर्सनैलिटी थी जो चौसर के टाइम पीरियड पे काफी हाईलाइट हो रही थी इनकी पर्सनैलिटी। सो ही वॉज रिलीजियस रिफॉर्मर हु डिड फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल फ्रॉम लैटिन। तो ये एक रिफॉर्मर थे जो रिफॉर्म करना चाहते थे, जिन्होंने कैथोलिक चर्चेस के अगेंस्ट अपना एक रिफॉर्मेशन निकाली थी। एंड ही वॉज द वन जो कि
चर्चिस में तो चेंज लाना ही चाहते थे, साथ साथ इन्होंने बाइबल को एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था ताकि लोग जो है उसको इजीली, कॉमन फॉक्स शुड बी एबल टू रीड द बाइबल और उन्हें पता चले कि बाइबल में मेन कंटेंट्स है क्या. ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि रिफॉर्म करना चाह रहे थे वो. He is called morning star of reformation. His followers जो उनको फॉलो करते थे वाइक्लिफ को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर ध्यान रखना. इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को व्हाट इज द नेम गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ वाइक्लिफ. सो इट इज लोलार्ड. लोलार्ड्स नाम दिया गया है वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को. Third important figure during the Chaucerian age was John Goher. John Goher, his famous works are Confessio, Amentis, Vox, Clementis, Speculum, Medentis. These are the famous 3 works of John Goher. ये 3 वर्क थे जॉन गोहर के, and John Goher was also famous during the Chaucerian period. Then fourth personality was W. Langland. W. Langland was also famous during the Chaucer age, and his famous works are Piers Plowman, that was a social and religious allegory. एक social और religious work था जिसका नाम था Piers Plowman. It is the work of W. Langland. William Langland. Note, these above writers are seen as the part of the transitional period from medieval to Renaissance. So बेटा these writers कौन कौन से writers की बात हो रही है? एक तो पहला था जेफरी चॉसर, दूसरे जॉन वाइक्लिफ, तीसरे जॉन गोअर एंड विलियम लैंगलैंड. इन चारों राइटर्स ने क्या एक्सपीरियंस किया कि किस तरह मिडल एज जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए किसकी तरफ जा रही है? रीबर्थ ऑफ लिटरेचर की तरफ, यानी रिनेसां की तरफ जा रही है. तो ये चारों राइटर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे ट्रांजिशनल पीरियड. क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे? ट्रांजिशनल पीरियड एक्सपीरियंस कर रहे थे. हाउ मेडिवियल लिटरेचर इज गोइंग टुवर्ड्स द रिनेसां. कैसे मेडिवल लिटरेचर रिनेसां लिटरेचर की तरफ मूव कर रही थी. एंड अनदर इंपॉर्टेंट नोट, दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन. इस एज का ये क्वेश्चन आता है, विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन. किस एज को एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन की एज कहा जाता है, बदलाव की एज कहा जाता है? वो एज कहा जाता है बाय, और ये कहा क्या जाता है? बाय रिकेट्स इन हिज बुक. और किस में लिखा गया है? रिकेट्स ने लिखा है अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में. ये बात पाई जाएगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में. रिकेट्स ने ये बात लिखी है दैट दिस एज इज कॉल्ड एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन. क्यों अनरेस्ट की स्टेज थी? क्योंकि तीन किंग्स बदले इस दौरान. द रेन ऑफ 3 किंग्स. इस दौरान 3 राज्य, मतलब 3 लोगों का राज बदला. तो बट ऑब्वियस है पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 3 किंग्स के हिसाब से अलग अलग राज चलेगा. तो इट वॉज अ स्टेज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट. रिलीजियस कैसे अनरेस्ट हो गया? क्योंकि जैसे ही करप्शन थी कैथोलिक चर्चेज में और बाइबल को कन्वर्ट किया जा रहा था इंग्लिश में, तो रिलीजियस में भी चेंजेस आ रहे थे. एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या हो रहा था? जो हैंडमेड क्राफ्ट चीजें थी और जो एग्रेरियन लोग थे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे, वो शिफ्ट हो रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और मशीन मेड थिंग्स में धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा था. So this was the age of discontentment. Significance, यानी कि जो चौसेरियन एज में लिटरेचर लिखी गई थी उसका क्या महत्व आज की डेट में भी देखा जाता है. तो वो चौसेरियन लिटरेचर ने मिडल इंग्लिश की जो लिटरेचर है
और जो मॉडर्न इंग्लिश है, यानी कि 1500 से जहां से मॉडर्न इंग्लिश शुरू हो जाती है, तो इन दोनों लिटरेचर के बीच में क्या पैदा किया था, एक ब्रिज बनाया था किसने, चौसेरियन लिटरेचर ने, क्योंकि उसको कनेक्ट करा था मिडल इंग्लिश को और मॉडर्न इंग्लिश को। द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवियल टू मॉडर्न लिटरेचर, अब ट्रांजिशन हो रहा था यानी बदलाव आ रहा था किसमें, मेडिवियल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में चीजें चेंज हो रही थी, एंड ओपन द गेट फॉर मॉडर्न इंग्लिश। जो चौसेरियन लिटरेचर है उसने वहां पे खत्म होती थी 1500 पे, तो वहीं से मॉडर्न इंग्लिश के लिए नए गेट्स खुल गए और एक बेस मिल गया चौसेरियन लिटरेचर का, किसको, मॉडर्न इंग्लिश को। प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर द रिनेसा, और इसने मेडिवियल इंग्लिश ने ग्राउंड एक बना दिया किसके लिए, रीबर्थ के लिए, यानी रिनेसा के लिए, रिनेसा लिटरेचर के लिए। द इटालियन रिनेसा स्पिरिट, अब उस समय चौसर की जो लिटरेचर थी उसने एक इटालियन रिनेसा स्पिरिट भी जगा के रखी थी। कैसे, क्योंकि जो चौसर थे वो इटली में गए थे और इटली में उन्हें इन्फ्लुएंस मिला था रिनेसा का, वहां पे बहुत ज्यादा रिनेसा का इन्फ्लुएंस चल रहा था इटली के अंदर। और जब वो इटली से यहाँ आए इंग्लैंड, तब उन्होंने व्हेन ही रीच टू इंग्लैंड, तो उन्होंने उसी इटालियन रिनेसा की जो स्पिरिट है उसको यहाँ भी आके फैलाया। इसलिए जो चौसर है, चौसर की जो लिटरेचर है वो ग्राउंड बनाती है रिनेसा का। ग्राउंड कैसे प्रिपेयर करती है, क्योंकि वो खुद इटली से आए थे रिनेसा लेके। नाउ लास्ट में जो हम हमेशा रिवाइज करते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड बेटा 450 से 450 टू 1066 कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि एंग्लो सेक्सन लोगों का पीरियड था। फिर मिडल इंग्लिश पीरियड आता है जो कि जिसमें एंग्लो नॉर्मन्स रहे, चौसर आया, फिर चौसर आए और पोस्ट चौसेरियन पीरियड देखा जाता है। ठीक है, मॉडर्न 1500 से अब तक जितनी भी है वो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है। लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले रोमन एम्पायर रूल कर रहे थे इंग्लैंड में, तो रोमन लैटिन लेके आए। उसके बाद जर्मन भाषा कौन लेके आया, जर्मन्स, यानी कि एंग्लो सेक्सन्स, जो जर्मन थे एंग्लो सेक्सन और जूट्स। फिर ओल्ड नॉर्स कौन लेके आए, वाइकिंग्स, और फ्रांस से लेके आए फ्रेंच लोग। फ्रांस के लोग कौन थे, नॉर्मन्स। और आज ये इंग्लिश है सबका ब्लेंड। इंग्लिश इज अ कंपोजिट लैंग्वेज, इट इज नॉट अ प्योर लैंग्वेज, ये सबका ब्लेंड है इसीलिए। सो देयर our class ends. You can join me on A1 English 360 degree on YouTube, Telegram, Facebook.